हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्थिक सुधार 1991 का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 4 पार्ट्स में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना। पार्ट 1 के अंदर हमने सारे बेसिक चीज़ों को समझा था। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने उदारीकरण के अंतर्गत किए गए सभी सुधारों की चर्चा की थी। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने निजीकरण और पार्ट नंबर 4 में हमने वैश्वीकरण को अच्छी तरीके से समझा था। आज इसकी लास्ट क्लास है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 3 सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी सुधारों में भारत सरकार को मिलने वाले अच्छे रिजल्ट, यानी एलपीजी नीतियां, यानी ये जो आर्थिक सुधार थे जब इतने बड़े स्तर पर भारत में किए गए तो क्या भारत सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था पर इसके कुछ अच्छे प्रभाव दिखाई दिए या नहीं दिए। आज की क्लास के अंदर हम उसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज पार्ट नंबर 5 है और आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा रहेगा एलपीजी नीतियों के अच्छे प्रभाव व आर्थिक सुधारों के पक्ष में दिए गए तर्क। 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए थे एलपीजी, इससे भारत सरकार को क्या फायदा मिला। सबसे पहला फायदा कि भारत की अर्थव्यवस्था कंपेमान अर्थव्यवस्था बन गई। 1990 में जिस अर्थव्यवस्था की जीडीपी बिल्कुल लगातार तेजी से गिरती जा रही थी, हम कर्ज तले दबते जा रहे थे, तो आर्थिक सुधारों के बाद हमें रिजल्ट ये मिला कि जो हमारी जीडीपी 1980 से 1991 तक का जो एवरेज है जीडीपी का वो 5.6% था, जो 2007 से 2012 के दौरान ये देखा गया कि 8.2% हो गया। तो जीडीपी के अंदर ही हम मेजर परिवर्तन देख सकते हैं कि भारत की जीडीपी कितनी तेजी से बढ़ गई। अगला, विदेशी निवेश सीमा के अंदर प्राप्ति या विदेशी निवेश की प्राप्ति। भारत के अंदर विदेश का पैसा बिल्कुल ना के बराबर आ रहा था, क्योंकि हुआ क्या था कि हम लोगों ने इतने सारे एक तरीके से नियम और कानून लगा रखे थे। हम निर्यात करते नहीं थे जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं होती थी, और आवश्यक वस्तुओं का जो आयात था वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से विदेशी मुद्रा का जो कोष है भारत के अंदर तेजी से घटता जा रहा था और बार बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हमें उधार लेना पड़ता था और हम उनके कर्ज तले दबते चले जा रहे थे। लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद 1991 में जो हमारा विदेशी विनिमय का जो रिजर्व था वो $6 बिलियन था, जो 2018 के अंदर $413 बिलियन और 2020 से 21 के अंदर ये देखा गया कि ये 579.34 बिलियन डॉलर हो गया। तो सबसे पहली बात देखो, क्राइसिस के समय हमारे पास $6 बिलियन था सिर्फ, ठीक है, जो अब बढ़कर कितना हो चुका है 413, और अभी हाल ही में ये $579 हो चुका है, ठीक है, $579 बिलियन हो चुका है, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस समझा। 2 बड़े फायदे मैंने आपको बता दिया एलपीजी नीतियों के। पहला, अर्थव्यवस्था के अंदर जीडीपी काफी तेजी से बढ़ा। दूसरा, हमारे विदेशी निवेश, जो हमारा विदेशी रिजर्व था वो काफी तेजी से बढ़ने लगा। अगला हमारा निर्यातों में वृद्धि। भारत के निर्यातों में काफी तेजी से वृद्धि होने लगी, क्योंकि आयात और निर्यात क्योंकि हमारी बंद अर्थव्यवस्था होने की वजह से, बंद अर्थव्यवस्था की वजह से हमारे निर्यात ना के बराबर थे और आयात हम आवश्यक वस्तुओं का किया करते थे, लेकिन फिर भी हमारे आयात काफी तेजी से बढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये देखा गया कि हमारा निर्यात काफी तेजी से बढ़ा। आर्थिक सुधार की अवधि के दौरान भारत ने ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग वस्तुएं, आईटी सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल के निर्यातों को बहुत अधिक वृद्धि देखी गई है। यानी आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने लगातार इन सभी चीजों को निर्यात करना शुरू करा, और निर्यात करने से फायदा क्या होता है आपको पता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये फायदे हैं। अगले नंबर पे स्फीति नियंत्रण, क्योंकि भारत के अंदर वस्तुओं के अभाव के कारण, ठीक है, भारत के अंदर ज़्यादातर जो कंपनियां थी वो सरकारी कंपनियां थी और हर चीज़ को बनाने वाली इक्का दुक्का कंपनियां थी, जिससे वस्तुओं की जो दिक्कत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। यानी वस्तु और सेवाएं मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी, और वस्तुएं मार्केट में कम होने की वजह से चीज़ों के रेट मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। और 2015-16 के अंदर ये जो महंगाई दर है वो कम होकर 5.48% हो गया। मुद्रास्फीति नियंत्रण का मतलब होता है महंगाई पे नियंत्रण। 1991 में जो महंगाई है वो 17% की दर से बढ़ रहा था, यानी जो सामान 100 रुपए का है वो अगले साल 117 रुपए का हो जाता था, लेकिन 15-16 के अंदर जो महंगाई दर है वो 5.48% हो चुकी है। निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि। जैसा कि आपको पता है कि आर्थिक सुधारों से पहले निजी क्षेत्रों को खुलकर काम करने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद हमने निजीकरण को अपनाया, जिसमें निजी क्षेत्रों को खुलकर काम करने की आज़ादी मिलने लगी। तो और निजी क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे, निजी क्षेत्रों में बहुत बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। तो ये बातें यहाँ पे लिखी होंगी। उपभोक्ता की प्रभुता। 1991 से पहले हमारे देश के अंदर वैश्वीकरण नहीं था, और वैश्वीकरण ना होने की वजह से दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियां भारत के अंदर एंटर नहीं कर सकती थी। तो आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते थे तो
एक दो कंपनी का वो सामान मिलता था। जैसे हम कार खरीदने जाते थे तो हमारे पास 2-3 कार सिर्फ अवेलेबल होती थी 1990 से पहले, लेकिन आज हम कार खरीदने जाते हैं तो हमारे सामने कम से कम 100 कंपनियों का ऑप्शन है, हम किसी भी कंपनी का कार खरीद सकते हैं। और इससे फायदा ये हुआ है कि जब कंपटीशन बढ़ा तो चीजों के रेट कम हुए, क्वालिटी चीजों की अच्छी हुई, जिसका सीधा सीधा फायदा किसको मिला? उपभोक्ताओं को मिला। तो उपभोक्ताओं की प्रभुता बढ़ी है, उपभोक्ताओं के लिए फायदा बढ़ा है किसका? आर्थिक सुधारों से। ठीक है, तो ये 6 फायदे हैं, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर बच्चों इतना ही हमारा। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर हमारा खत्म हो जाता है। अगली क्लास के अंदर हम लोग मानव पूंजी निर्माण वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे।